हेलो स्टूडेंट्स। एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकंड बायो के सेकंड पेपर फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में हम एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी समझ रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ यूरिन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसका फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि यूरिन फॉर्मेशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है फिल्ट्रेशन, वो कैसे होता है। फिल्ट्रेशन में हमने देखा था कि ग्लोमेरुलस जो है उसमें वाटर और स्मॉल सॉल्यूल्स जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम से कैसे फिल्टर होते हैं और किस तरीके से नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है वो फॉर्म होता है। इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में पानी के साथ साथ वेस्ट सब्सटेंसेस और उसके साथ साथ कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। आज के लेक्चर में हम यूरिन फॉर्मेशन का सेकेंड स्टेप यानी कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जो है उसको स्टडी करेंगे। आई एम डॉक्टर भारती प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो चलिए अब हम सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो आज स्टडी करते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है उसमें कई सारे सब्सटेंसेस जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। और इन चीज़ों के साथ साथ उसमें वो सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं जिनको एक्सक्रीट होना होता है और जिनको बॉडी से रिमूव करना होता है, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड होता है। यानी कि जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है उसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सब्सटेंसेस दोनों प्रेजेंट होते हैं। इस फेज में जो यूरिन फॉर्मेशन का है उसमें सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में क्या होता है, जो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के, वो वापस से ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। यानी कि रीएब्जॉर्ब मीन्स वो पहले ब्लड स्ट्रीम में ही थे, वो किडनी में ग्लोमेरुलस में जो है वो फिल्ट्रेट होके नेफ्रिक फिल्ट्रेट में आए। अब इनका दोबारा से जो है ब्लड कैपिलरीज में ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इसलिए इसको हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, यह एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप होता है क्योंकि इसकी वजह से जो फ्लूइड मेंटेनेंस जो है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का वो बना रहता है, जिसकी वजह से ब्लड की एल्कलिनिटी बनी रहती है, यानी कि उसका पीएच जो 7.4 है वो मेंटेन होता है। यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं व्हाट इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव वर्ड हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ही रीएब्जॉर्ब होती हैं, सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ये जो सॉलिड एरो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये सॉलिड एरो जो है ये सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन दिखा रहा है ट्यूब्यूल से ब्लड स्ट्रीम में। ये ब्लड कैपिलरी है और ये जो है फिल्ट्रेट, नेफ्रिक फिल्ट्रेट है ट्यूब्यूल में। तो ये सॉलिड एरो दिखा रहा है कि कैसे एसेंशियल सॉल्यूल्स जो हैं वो वापस ब्लड कैपिलरी में रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। और ये वाला जो पोर्शन दिखा रहा है हमें, जो स्टेपल्ड एरो दिखा रहे हैं, ये हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो अगला पार्ट है हमारा उसमें स्टडी करेंगे कि कैसे सिक्रीशन जो है वो कुछ सब्सटेंसेस की होती है ब्लड कैपिलरी से इनटू द नेफ्रिक फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल के अंदर, वो कैसे आते हैं। तो ये वाला पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज हम सिर्फ ये स्टडी करेंगे कि किस तरीके से एसेंशियल सब्सटेंसेस का रीएब्जॉर्प्शन जो है वो होता है रीनल ट्यूब्यूल्स में। यह जो प्रोसेस है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का, यह 3 जगह पे होता है रीनल ट्यूब्यूल में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, लूप ऑफ हेनल्स में और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कैसे रीएब्जॉर्प्शन होता है। नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो कि बोमेन्स कैप्सूल में बना था, वो अब आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, उसमें ये एंटर होता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जो सेल्स हैं उनमें एक वेल डेवलप्ड ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होता है, यानी कि उसमें माइक्रोविलाई
प्रेजेंट होता है और दूसरे एंड पर जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। यह जो माइक्रोविलाए हैं, यह जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है उसको एक इंक्रीज्ड सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी के एटीपी जो के फॉर्म में एनर्जी जो है वो लिबरेट करता है, ताकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है कुछ सब्सटेंसेस का हो सके। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में नेफ्रिक फिल्ट्रेट को एक एक्सपोज्ड एरिया मिल रहा है जहाँ से वो रीएब्जॉर्प्शन हो सके, जिसे माइक्रोविलाई कहते हैं, और दूसरे एंड पर माइटोकॉन्ड्रिया भी है जहाँ से कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए उसे एटीपी भी प्रोवाइड होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं सॉल्यूशन में वो आयोनाइज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस फॉर्म करते हैं। सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और वाटर, यह वो सब्सटेंसेस हैं जो पैसिवली डिफ्यूज होते हैं एपिथेलियल सेल्स में ट्यूबुलर ल्यूमेन से। उसके बाद फिर सोडियम, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स जो हैं वो एक्टिवली भी ट्रांसपोर्ट होते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस में। यानी कि पहले ये पैसिवली होते हैं और फिर ये तीन चीज़ें सोडियम, ग्लूकोज और अमीनो एसिड फिर एक्टिवली भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्लोराइड जो है, क्लोराइड आयन, वो पैसिवली डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो मूव होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर्म होता है उसकी वजह से पैसिव डिफ्यूजन से क्लोराइड जो है वो इंटरसेल्यूलर स्पेस में ट्रांसफ़र होता है। वो मटेरियल्स जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्ब होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो वापस से ब्लड में पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू पहुंच जाते हैं। कई सारे सॉल्यूट्स जो हैं जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होते हैं वो अब वापस से जो है रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू ब्लड में वापस जाते हैं, और जब ये सॉल्यूट्स वापस रीएब्जॉर्ब होके ब्लड में एंटर होते हैं तो उसके साथ साथ एक लार्ज अमाउंट जो है पानी का वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ताकि एक ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम जो है वो उसमें बना रहे। तो इस तरह से 65 से 70% पानी जो है वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट का वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन जो है पानी का जो रीएब्जॉर्ब हो रहा है उसको कहते हैं ऑब्लिगेटरी वाटर रीएब्जॉर्प्शन, और यह पैसिवली होता है, यानी कि यह एक पैसिव प्रोसेस होता है। ऑब्लिगेटरी हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इतने सारे सॉल्यूट्स जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट से वापस ब्लड स्ट्रीम में गए हैं तो वो ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए वाटर को उसमें रीएब्जॉर्ब होना पड़ता है, इसलिए ये ऑब्लिगेटरी वाटर रीएब्जॉर्प्शन है। इसी के साथ साथ 90% बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं वो भी डिफ्यूजन के थ्रू रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम। पोटेशियम आयंस जो हैं वो भी 65% जो है वो उनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, लेकिन पोटेशियम आयंस जो हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब आते हैं हम लूप ऑफ हेनेल में। लूप ऑफ हेनेल जो है उसमें भी पानी का रीएब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन वो कहाँ होता है? थिन डिसेंडिंग लिम्ब में। जो असेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनेल का वो वाटर के प्रति इम्पर्मिएबल होता है, वहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, सिर्फ थिन डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, और यहाँ पर 15 से 20% वाटर जो है इसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। पोटेशियम आयंस जो है उनका 27% रीएब्जॉर्प्शन होता है लूप ऑफ हेनेल में, और ये थिक असेंडिंग पोर्शन जो होता है लिम्ब का उसमें होता है। नाउ थर्ड पोर्शन जो है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहाँ पर कैसे रीएब्जॉर्प्शन होता है? डिस्टल ट्यूब्यूल जो है उसमें और ज़्यादा सिलेक्टिवली जो है वो रीएब्जॉर्प्शन होता है सब्सटेंसेस का। यहाँ पर 13% वाटर जो है वो
और रीएब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन ये जो रीएब्जॉर्प्शन है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन की वजह से होता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीट करता है और इस हार्मोन की वजह से डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जो है उसकी परमेबिलिटी जो है वो वाटर के प्रति बढ़ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर 13% वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। डिस्टल ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन जो है उसको हम फैकल्टेटिव वाटर रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक हार्मोन से एडेड है, इसकी हार्मोन की मदद की वजह से हो रहा है, इसलिए ये फैकल्टेटिव वाटर रीएब्जॉर्प्शन कहलाया जाता है। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में जो है वो 10% डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस भी रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। सोडियम क्लोराइड जो है वो 37% यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होता है। यह भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की वजह से होता है क्योंकि ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होता है। अभी देखा था हमने ऊपर, वाटर जो है वो 13% जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है। एक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो रहा है क्योंकि ये एंटी डायरेटिक हार्मोन के इन्फ्लुएंस से हो रहा है। तो अर्ली पार्ट जो है डिस्टल ट्यूब्यूल का, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का अर्ली पार्ट और लेटर हाफ जो है, तो पहला पार्ट जो होता है अर्ली पार्ट डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का वो इम्पर्मिएबल होता है पानी और यूरिया के प्रति। पानी का एब्जॉर्प्शन जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में हो रहा है वो लेटर हाफ, जो पीछे वाला पोर्शन है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का, उसमें होता है। और जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है जो कि कॉर्टिकल और मेड्युलरी पार्ट में होता है और यह कंट्रोल्ड होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन के लेवल पे। इसी के साथ साथ डिस्टल ट्यूब्यूल जो है वो ब्लड का पीएच जो है उसको भी एक कांस्टेंट पीएच जो है उसको प्रिजर्व करके रखता है 7.4 को। ये कैसे होता है? क्योंकि जब भी ब्लड में अगर एसिडिटी इंक्रीज होने लगती है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से जो है सोडियम आयंस को हाइड्रोजन आयंस से रिप्लेस कर दिया जाता है, उनके से वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो एल्डोस्टेरॉन जो कि एक एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है वो सोडियम आयंस का रीएब्जॉर्प्शन जो है उसको फैसिलिटेट करते हैं। ना यह जो फिगर है इसमें हम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हम दे सकते हैं यह जो है ये है बोमैन्स कैप्सूल, यहाँ पर नेफ्रिक फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ। ये सारे सब्सटेंसेस जो दिख रहे हैं इसमें वाटर, अमोनिया, यूरिया, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये सब नेफ्रिक फिल्ट्रेट में प्रेजेंट हैं जो कि अब कहाँ आ रहे हैं? इनटू द प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में एसेंशियल सॉल्यूट्स का और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। सोडियम, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स, इनका ट्रांसपोर्ट एक्टिवली होता है इनटू द पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज जहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम्स में एंटर हो जाते हैं। क्लोराइड आयंस जो है उनका कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन ब्लड स्ट्रीम में हो रहा है। और क्योंकि ये सारे सॉल्यूट्स जो हैं वो रीएब्जॉर्ब होते हैं तो इक्विलिब्रियम, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वाटर जो है उसका भी रीएब्जॉर्प्शन होता है पैसिवली बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, इसलिए हम इसको ऑब्लिगेटरी वाटर रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब ये बाकी जो है नेफ्रिक फिल्ट्रेट और आगे चलकर कहाँ जा रहा है? इनटू द लूप ऑफ हेनेल। लूप ऑफ हेनेल में क्या हो रहा है? पैसिव डिफ्यूजन से यहाँ भी वाटर जो है उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है और लूप ऑफ हेनेल में जो है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो है वो 20% होता है। और सोडियम आयंस जो है उनका वो भी जो है वो यहाँ पर इंटरस्टिशियल जो है उसमें इंटरस्टिशियम में आ रहे हैं फ्रॉम दी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनेल। ठीक है, अब लूप ऑफ हेनेल से जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है अब
आगे जाते जाते कहाँ जा रहा है, इनटू द डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड का ट्यूब्यूल का पहला पार्ट है और ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड का दूसरा पार्ट है। तो जो लेट डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है उसमें ज़्यादातर जो है वो रीएब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि वाटर जो है वो भी लेट डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है वहाँ से रीएब्जॉर्ब हो रहा है और सोडियम भी वहाँ से ही रीएब्जॉर्ब हो रहा है। वाटर जो रीएब्जॉर्ब हो रहा है वो एक्टिवली हो रहा है बाय द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसलिए इसको हम फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। सोडियम जो है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में एक्टिवली वापस रीएब्जॉर्ब हो रहा है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल से इनटू द पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी। और ये जो एरोज हम देख रहे हैं जिसमें डिफ्यूजन हो रहा है अमोनिया का और आयंस का, ये पोर्शन जो है ये सिक्रीशन है। तो ये सिक्रीटरी पोर्शन जो है हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से कुछ सब्सटेंसेस ब्लड कैपिलरी से जो है वो ट्यूब्यूल में जो है वो सिक्रीट हो रहे हैं। तो इस तरीके से रीएब्जॉर्प्शन जो है वाटर और एसेंशियल सॉल्यूट्स का जो है वो रीनल ट्यूब्यूल में होता है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब हो रहा है इनटू द पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी कलेक्टिंग डक्ट से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसलिए यह भी फैकल्टेटिव वाटर रीएब्जॉर्प्शन है। सो रीएब्जॉर्प्शन जब हो रहा है सब्सटेंसेस का, सॉल्यूट्स का, कौन सा सॉल्यूट कितना रीएब्जॉर्ब होगा यह डिपेंड करता है। तो इस तरीके से दो तरह के हम सब्सटेंसेस होते हैं, थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस एंड नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस जो क्या होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट के, जैसे हम देख रहे हैं वो रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो कुछ सब्सटेंसेस जो हैं उसके वो कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द ट्यूब्यूल्स। तो उनका कंसंट्रेशन जो है वो वापस प्लाज्मा में उतना ही हो जाता है ताकि वो एक नॉर्मल रेंज को बना सके। यह सब्सटेंसेस जो कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं इनको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड सब्सटेंसेस। और यह वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत होती है प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, इसलिए इनका रीएब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत इफ़ेक्टिवली होता है और हम इनको हाई थ्रेशहोल्ड सब्सटेंसेस कहते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, कीटो एसिड्स, विटामिन सी और कुछ सॉल्ट्स। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जैसे कि क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड और सल्फेट्स जो बिल्कुल भी रीएब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस कहते हैं। ये नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में होते हैं उनका रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा बिल्कुल भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और इन दोनों के बीच में जो है कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस होते हैं और इनका कुछ मात्रा में रीएब्जॉर्प्शन जो है वो रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू हो जाता है। सो आज हमने ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बारे में स्टडी किया, नेफ्रिक फिल्ट्रेट यूरिन फॉर्मेशन का जो सेकेंड पार्ट है जिसमें कि कुछ सब्सटेंसेस सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं रीनल ट्यूब्यूल से। तो रीनल ट्यूब्यूल में जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है ये एक बहुत असेंशियल स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, क्योंकि अगर यह नहीं होगा तो यूरिया और वाटर के साथ यूजफुल सॉल्यूट्स जो हैं वो भी यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन यूजफुल सॉल्यूट्स को वापस ब्लड कैपिलरीज में मूव करता है ताकि वह फर्दर प्रोसेसेस में बॉडी के यूज में आ सकें। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो थर्ड स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का जिसे हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे।